मैं क्या करूं बेटा, इसने तो मुझे अपने ही घर में बेगाना बना दिया है। इतनी मोटी मोटी रोटी बनाती है कि मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, और दूध में दूध से ज़्यादा पानी होता है। सासू माँ फोन पर अपनी बेटी से कह रही थी, तभी वहाँ पर बहू ने आकर कहा, जब हर चीज़ ताले में रखोगी तो यही होगा। आपको बहुत शौक है ना रसोई में ताला लगाने का, अब आपके साथ यही होगा। सासू माँ देखते ही रह गई और बहू कहकर चली गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सासू माँ आंख निकाल कर खड़ी थी और सामने खड़ी बहू रीता उनके आगे गिड़गिड़ा रही थी। मम्मी जी, वह आपका भी तो पोता है, देखिए ना वह भूख से कितना बिलख रहा है, आप प्लीज़ फ्रिज में से दूध लेने दीजिए। सासू माँ ने जोर से चिल्ला कर कहा, आज तूने दूध गिराया था ना, तो दूध नहीं मिलेगा। अब अपने बच्चे का पेट कैसे भरेगी मुझे नहीं पता। उसकी सास जया जी गुस्से से चेहरा लाल करके उसको खरी खोटी सुना रही थी। फ्रिज सासू माँ के कमरे में रखा था और दूध उसके अंदर रखा था। सुबह फ्रिज दूध निकालते हुए रीता के हाथ से दूध का भगोना गिर गया और सारा दूध जमीन पर गिर गया। भिगोने के गिरते ही उसकी आवाज से सासू माँ दौड़ी चली आई और दूध नीचे गिरे हुए देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। कलमुही करमजली कहीं की, सारा दूध नीचे गिरा दिया, अब दूध लाकर क्या तेरा बाप देगा? मेरी चाय कैसे बनेगी? बेचारी रीता अपराधी की तरह चुपचाप जमीन तक रह रही थी, जैसे ही कि उसे कितना बड़ा गुनाह हो गया है। उसने कहा कि माँ जी, मैं पैसे देखती हूँ, अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं दूध ले आऊंगी। रीता जल्दी से कमरे में जाकर अपनी अलमारी में पैसे ढूंढने लगी। उसे भी दूध की जरूरत थी क्योंकि उसका बेटा छोटा सा बच्चा था और अभी वह दूध पीता था, इसीलिए वह हड़बड़ाई हुई अलमारी में पैसे ढूंढ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे एक पैकेट दूध के पैसे मिल गए और वह सासू माँ के पास जाकर बोली, मम्मी जी, मैं दूध ले आती हूँ, मुझे पैसे मिल गए हैं। रीता बेटे को छोड़कर दूध लेने चली गई। जैसे ही रीता दूध लेकर आई तो सास ने उसके हाथ से दूध का पैकेट ले लिया और रसोई में उबालने के लिए चली गई। सासू माँ रसोई में दूध उबाल रही थी और बार बार की तरह से ही देख रही थी क्योंकि अब उसका बेटा भूखा था। मगर सासू माँ ने दूध उबालकर उसे अपने कमरे में रख लिया और रीता देखती ही रह गई। कमरे में ताला लगाकर सास बोली, तेरी सजा यही है, आज दूध नहीं मिलेगा। एक तो इतना सारा नुकसान कर दिया, दूध की जगह पानी से काम चला ले। बेचारी रीता मायूस चेहरा लेकर रह गई। पैसे देने के बाद भी अब उसे दूध देने को तैयार नहीं थी। बच्चा अब तेज रोने लगा था और बेटे को रोते देखकर एक माँ का कलेजा मुंह को आ रहा था। रीना रसोई में गई और पानी में चीनी मिलाकर ले आई और वही अपने बेटे को पिला रही थी। लेकिन आज उसके मन में बगावत की एक चिंगारी उठ रही थी कि आखिर कब तक सहन करना होगा। पहले मेरे साथ अत्याचार होता था, लेकिन अब तो मेरी औलाद के साथ भी हो रहा है। नहीं, मैं इसको यह सहन नहीं करने दूंगी और अपनी सास को सबक सिखाऊंगी। रात के समय जब रीता का पति नीरज ऑफिस से आया तो रीता उसे शिकायत करने का बहाना ढूंढने लगी, मगर जया जी पहले ही अपने बेटे को पकड़कर बैठ गई और बोली, तुझे पता है आज इसने क्या किया? सारा का सारा दूध गिरा दिया और पूरे दिन मेरा बेटा भूखा रहा। फिर मैंने ही दूध मंगवाया और इसको पिलाने को दिया। सासू माँ के मुंह से इतना झूठ सुनकर रीता का पारा हाई हो गया। उसने बाहर आकर नीरज से गुस्से में कहा, नीरज, जब तक ये सब मेरे साथ होता था मैं फिर भी किसी तरह से सहन कर लेती थी, मगर अब तो यह मेरे बेटे के भी साथ हो रहा है क्योंकि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। दूध मैंने जानबूझकर नहीं, गलती से गिर गया था और जब हमारा बेटा भूखा था तो मुझे बाजार से दूध लाना पड़ा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। अलमारी में से सिक्के इकट्ठे करके मैं दूध लेकर आई, लेकिन तुम्हारी माँ ने दूध को अपने कमरे में रख दिया। मुझे अपने बेटे को चीनी का पानी पिलाना पड़ा। रीता की बात सुनते ही जया जी गुस्से में बोली, तू तो मुझे ही झूठ ठहराने लगी। अरे कुछ तो शर्म कर, मैंने भी औलाद पैदा की है, भला मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूँगी? नीरज यह सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, माँ कुछ भी कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। आखिर वह इनका भी तो पोता है और यह भी उससे बहुत प्यार करती हैं। तुम उनके ऊपर झूठा
इल्जाम लगा रही हो। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जया जी आंखों में आंसू लाकर बोली, बेटा यह सब इसीलिए कर रही है जिससे तू मुझे किसी आश्रम में भेज दे। मैंने सुना था एक दिन यह पड़ोसन से कह रही थी, आजकल तो अपनी मर्जी से भी बुजुर्ग आश्रम चले जाते हैं। ये सुनकर तो रीता की आंखें फटी रह गई और उसे तुरंत याद आ गया कि उसने पड़ोसन से क्या कहा था। उसने अपने पति नीरज से कहा कि नीरज बात ऐसी नहीं थी। पड़ोसन कह रही थी कि आजकल तो आश्रम घर से ज़्यादा अच्छे बनने लगे हैं। यहाँ एसी और मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी होती है। विदेश में रहने वाले लोग अपने बुजुर्गों को उन आश्रम में रख देते हैं और वह भी खुशी खुशी रहते हैं। तो मैं भी कह दिया, हाँ आजकल तो बुजुर्ग भी खुशी खुशी चले जाते हैं। बस माँ जी ने वही बात सुनी होगी, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं है। जया जी जोर से दहाड़कर बोली कि अब सफाई मत दे, मेरे बेटे के सामने अपनी बात घुमा रही है। खामोश हो जा वरना बाल पकड़कर यही मसल दूंगी। नीरज ने भी गुस्से में अपनी पत्नी को ही डांटा। इस समय रीता ने जोर से चिल्लाकर कहा, नीरज अब मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे हर महीने खर्च चाहिए। मेरे पास तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक पैसा भी नहीं होता है। आज मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझे सिक्के इकट्ठे करने पड़े। अगर कुछ कम पड़ जाते तो दूध नहीं आता। कुछ अपनी माँ को भी समझाओ कि मेरे लिए ना सही लेकिन पोते के लिए तो सोचा नहीं पड़ेगा। नीरज जोर से चिल्ला पड़ा, आगे क्या कमी है घर में? और जब दूध गिराओगी तो ऐसा ही होगा। संभाल कर काम क्यों नहीं कर सकती क्या? मेरी इतनी बड़ी तनख्वाह समझती हो क्या कि मैं तुम्हारी जेब को पैसे से भर दूं? तभी जया जी भी मुंह बनाकर बोली, बेटा इसको ऐसे ही काबू में किया कर, क्योंकि मेरी तो यह सुनती ही नहीं है। आखिर इसको किसके लिए पैसे चाहिए? घर में राशन की हर एक चीज होती है। रीता गुस्से में खड़ी अपने दांत पीस रही थी। फिर उसने नीरज से कहा कि अब मैं नौकरी करूंगी और किसी का नहीं सुनूंगी, क्योंकि मुझ पर वैसे भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं किसी की नहीं सुनती। जया जी तुरंत खड़ी हो गई और रीता के गाल पर थप्पड़ मारकर बोली, यह बच्चा क्या मेरे लिए पैदा किया है जो इसे छोड़कर नौकरी पर जाएगी? मैं इस घर की आया नहीं हूँ, समझी ना? कान खोलकर सुन ले कि तू कोई नौकरी नहीं करेगी। थप्पड़ से रीता बिलबिलाई हुई खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति को कैसे संभाले। नीरज ने उसे चाय बनाने को कहा और वह रसोई में चली गई तो जाकर देखा कि दूध गैस के एक तरफ रखा हुआ है। शाम तक तो सासू माँ के कमरे में रखा था। उसकी सास बहुत चालाक थी, ये वह अच्छी तरह जानती थी। अगले दिन नीरज रोज की तरह अपने ऑफिस निकल गया तो रीता उसके जाने के बाद अपने बेटे को नहलाने धुलाने लगी। तभी सास ने आकर कहा कि मेरी एक सहेली आने वाली है और इसके लिए चाय नाश्ता बनाकर तैयार करना है। इसको कमरे में छोड़ और जाकर रसोई में तैयारी कर। तो रीता ने गुस्से में कहा, आपकी कोई ना कोई सहेली आती ही रहती है, उनके लिए क्या घर का राशन मुफ्त का नहीं होता? जो मेरे मायके वालों के लिए नाश्ता भी ठीक से नहीं बनता है। बाथरूम में बैठी बेटे को नहलाती हुई रीता ने जैसे ही यही कहा तो जया जी ने उसके बाल पकड़ लिए और खींचकर कहा, जब देखो मुंह चलता रहता है। अरे मेरी सहेली कोई भिखारी नहीं है, तेरे मायके वालों ने दिया ही क्या है। चुपचाप जाकर रसोई में नाश्ता बना, वरना तेरा वह हाल करूंगी कि याद रखेगी। जया जी कहकर चली गई, लेकिन रीता के मन में ज्वालामुखी तैयार हो रहा था और वह अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। रीता रसोई में जाकर पकोड़े बनाने लगी और एक तरफ चाय बनाने रखी। जया जी की सहेली आ चुकी थी और वह बाहर बैठकर बातें कर रही थी। मैं क्या बताऊं उषा, आजकल की बहुएं कैसी हैं, अगर इन पर कंट्रोल ना करो तो यह तो घर लुटा देंगी। गृहस्थी चलाना तो इनको आता ही नहीं है। तभी उनकी सहेली उषा ने कहा कि मुझे तो अपनी गृहस्थी अब भी खुद चलानी पड़ती है, क्योंकि मेरी बहू नौकरी करती है और एक मोटी तनख्वाह घर में लाती है। मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं सारा दिन बैठकर क्या करूँगी, ये घर ही संभाल लेती हूँ। सब इस उम्र में भी मेरे खाने की तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहू तो इतनी अच्छी है कि मेरे खर्चे के लिए पैसे अपने आप ही दे देती है। अब इस उम्र में मैं कौन सा खर्च करूँगी, तो मेरे पास पैसे रखे ही रहते हैं। उसका बेटा सारा दिन मैं ही रखती हूँ।
बस इसी तरह हमारा परिवार चल रहा है। मैं तो कहती हूँ जया कि तुझे भी इन बातों से ऊपर उठकर अब आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सहेली की बातें सुनकर जया जी का चेहरा छोटा सा रह गया। उनकी बातों ने जैसे जया जी के मुंह पर ताला ही लगा दिया था। लेकिन तभी उन्होंने अकड़ते हुए कहा, अरे तेरी बहू अच्छी होगी ना? मेरी बहू तो ऐसी नहीं है। अगर मैंने इस नौकरी करने भेज दिया तो पता नहीं कहाँ मुंह मार कर आएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरेगी। रीता ने सब कुछ सुन लिया था और अब तो उसे और भी गुस्सा आ रहा था। वह जैसे ही चाय नाश्ता लेकर बाहर आई तो उषा जी पकोड़े देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, घर पर मैं ही सबको गरम खाना बनाकर खिलाती हूँ, मुझे गरम खिलाने वाला कोई नहीं है। बहू तुमने तो बहुत ही बढ़िया पकोड़े बनाए हैं। जया जी ने रीता को तुरंत जाने का इशारा किया, मगर रीता जाने की पहचान वहीं बैठ गई और बोली, आंटी जी अभी मैं आपकी बातें सुन रही थी। आप सही कह रही हैं, जमाने के साथ चलना चाहिए। आजकल का दौर वैसा नहीं है, मगर जैसे आप बदल गई हैं वैसे सब लोग बदलते भी तो नहीं हैं और गले की हड्डी बने रहती हैं। यही बात सुनकर तो जया जी के तन बदन में आग लग गई और वह सोचने लगी कि उषा चली जाए तो तुझे बताती हूँ, मुझे गले की हड्डी कह रही है। चाय नाश्ता करने के बाद उनकी सहेली चली गई और जया जी दनदनाते हुए सीधा अपनी बहू के कमरे में गई और गुस्से में जाकर बोली, बहू यह क्या बदतमीजी थी? मेरी सहेली के सामने तूने मुझे गले की हड्डी कहा? आज तेरे होश ठिकाने लगाती हूँ। रीता बिस्तर से तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने ऊपर उठने वाले सास के हाथ को हवा में ही पकड़कर बोली, अब नहीं सासू माँ, अब मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी इज्जत है। पहले आप सब कुछ कर लेती थी और मैं कुछ नहीं बोलती थी, मगर अब मैं होने नहीं दूंगी। हाँ मैंने गले की हड्डी कहा, लेकिन मेरी बात पर गौर कीजिए। क्यों कहा? अब मेरे कमरे से चली जाइए वरना मैं धक्का दे दूंगी। जया जी मुट्ठी बींचकर गुस्से से खड़ी रीता को देख रही थी। रीता के चेहरे पर गुस्सा देखकर उन्हें लगा कि अभी बोलना ठीक नहीं है और वह चली गई। अब रीता फोन पर ही अपने लिए नौकरी ढूंढ रही थी और अपनी कई सहेलियों से भी बात कर रही थी। जैसे ही रात को नीरज आया तो सासू माँ से शिकायत करने लगी तो रीता ने आकर नीरज से कहा, मम्मी जी को मेरे बारे में इतनी गलत फहमी हो जाती है। उनकी सहेली को मैंने इतने अच्छे से चाय नाश्ता करवाया जबकि यह उससे मेरी बुराई कर रही थी। जया जी तुरंत आंख निकाल कर बोली कि यह झूठ बोल रही है, इसने मुझे गले की हड्डी कहा था। अरे मैं अपने बेटे का खाती हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? रीता ने भी चिल्लाकर कहा कि अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मम्मी जी की सहेली से फोन करके पूछ लीजिए। यह सुनकर तो जया जी तुरंत ठंडी सी पड़ गई और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि उषा सीधे यही कहेगी कि यह अभी तक पुरानी दौर में जी रही है, अब उसको सुधरना चाहिए। रीता ने फिर से कहा कि मम्मी जी अब क्यों नहीं बोल रही हैं आप? अपनी सहेली से क्यों नहीं पूछ लेती? जया जी कहने लगी कि क्या तू मेरे घर की बदनामी चाहती है? नीरज ने भी रीता से कहा कि तुम्हें किसी के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखा करो। आज नीरज से ज़्यादा कुछ नहीं कहा तो यह जया जी को बुरा लग रहा था, लेकिन रीता के मन का उबाल इसे थामने वाला नहीं था। वह तो ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी। अगले दिन रीता ने जानबूझकर दाल का डब्बा गिरा दिया और जैसे ही जया जी ने आवाज़ सुनी तो वह भाग कर आई। दाल को ज़मीन पर गिरे देखकर वह गुस्से में बोली, फिर से तूने नुकसान कर दिया। ज़मीन पर दाल बटोरती हुई रीता को तुरंत उन्होंने बाल पकड़कर करने की कोशिश की, मगर रीता ने उन्हें ज़ोर से धक्का दे दिया और फिर कान पकड़कर कहने लगी, मम्मी जी गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो खुद को छुड़ा रही थी। यह देखकर जया जी हक्की बक्की रह गई। रीता कमरे में गई और बेटे को सुलाकर जल्दी से तैयार हो गई। बाहर आकर उसने अपनी सास से कहा कि मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है, मुन्ना अंदर सो रहा है, मैं उसके जागने से पहले आ जाऊंगी। जया जी जैसे ही दहाड़ने को हुई, रीता कंधे पर टांग बाहर निकल गई। जया जी फटी आंखों से देखती रह गई। रीता तू जा चुकी थी। 2 घंटे बाद रीता आई और सीधी कमरे में चली गई।
जाकर देखा तो बेटा अभी तक सो रहा था। वह जानती थी कि इतनी देर सासू माँ घर में कोई हल्ला नहीं करेंगी, क्योंकि अगर बेटा जाग गया तो उनको उठाना पड़ेगा। लेकिन रीता के आते ही वह कमरे में आई और बोली, कहाँ मुंह मारने गई थी? तो रीता ने भी आंख निकाल कर कहा कि मम्मी जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए, मुंह मारना क्या होता है ये आपको पता होगा। जया जी बुरी तरह तिलमिला गई और रीता को धमकी देने लगी कि आने दे नीरज को, उसे तेरी शिकायत करूंगी। रीता ने भी कह दिया कि मैं पूछ कर ही गई थी, इसीलिए आपकी शिकायत का कोई फायदा नहीं होगा। अब तो जया जी छोटा सा मुंह लेकर रह गई। इसी तरह 2 दिन गुजरे और 2 दिन बाद रीता ने सुबह सुबह अपने बेटे को भी अपने साथ तैयार कर लिया और सासू माँ से जाकर बोली, मम्मी जी मैं जा रही हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। जया जी ने तुरंत चौंक कर कहा कि तू फिर इसको लेकर कहाँ जा रही है? बच्चे के साथ नौकरी करेगी क्या? और मैंने तुमसे कहा था कि तू नौकरी नहीं करेगी, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकरी पर जाने की? यह बात सुनकर रीता ने गुस्से में कहा, अब मेरे और मेरे बेटे के जीवन की बात है तो मुझे आपकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अपनी माँ के पास छोड़कर ऑफिस निकल जाऊंगी और आते हुए लेकर आऊंगी। अब आपको आया नहीं बनना पड़ेगा, कहकर रीता चली गई और सासू माँ फटी आंखों से देखती रह गई। उसने तुरंत ऑफिस में नीरज को फोन लगाया और कहने लगी कि तेरी महारानी तेरे जाते ही बेटे को उठाकर निकल गई है। कहती है नौकरी लग गई है और बेटा पालने के लिए मायके छोड़ रही है। इतनी इजाज़त उसको किसने दी? नीरज ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि उस दिन आपने कहा था मैं आया नहीं बनूंगी, तब आपने कहते हुए एक बार भी नहीं सोचा, तो वह क्यों सोचेगी? मैं ऑफिस में काम करने आता हूँ, घर की चुगली सुनने नहीं। अब आप घर में शांत बैठी रहो, यही तो चाहिए था ना आपको। बेटे की बात सुनकर जया जी अंदर ही अंदर गुस्से से फूलने लगी। इसी तरह सारा दिन वह गुस्से से घर में बैठी रही और जब खाना खाने बैठी तो मोटी रोटी देकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ऐसा रीता ने जानबूझकर किया था। शाम के समय जब रीता घर में आई तो जया जी उसे उलझने की कोशिश करने लगी, मगर वह अपने कमरे में बंद हो गई। 1 घंटा आराम करने के बाद 7 बजे वह कमरे से निकली और चाय बनाने लगी तो देखा कि सासू माँ अपनी बेटी से फ़ोन पर उसकी शिकायत कर रही है। मैं क्या करूं बेटा, इसने तो मुझे अपने ही घर में बेगाना बना दिया है। इतनी मोटी मोटी रोटी बनाती है कि मेरे गले से नीचे नहीं उतरती और दूध में दूध से ज़्यादा पानी होता है। सासू माँ फ़ोन पर अपनी बेटी से कह रही थी। तभी वहाँ पर रीता ने आकर गुस्से में कहा, जब हर चीज़ ताले में रखोगी तो यही होगा। आपको बहुत शौक है ना रसोई में ताला लगाने का, अब आपके साथ यही होगा। इज्जत तो आपको रास नहीं आई, अब आप ताले लगाती रहो। मुझे आपसे फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए और कुछ दिन में मैं किराए पर घर लेकर रहने चली जाऊंगी, तब आप इस घर में मौज करना। थोड़ी देर में नीरज भी घर आ गया तो जया जी उसे शिकायत करने लगी, मगर नीरज ने भी अपनी माँ से यही कहा कि इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि आपको रीता फूटी आंख भी नहीं सुहाती। इससे तो अच्छा है सुकून से अलग ही रह लिया जाए। बेटे का समर्थन पत्नी को मिलते देखकर अब जया जी के होश ठिकाने आ गए और तुरंत उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा मैं क्या करूं, मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। उस दिन उषा भी मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटा तू भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है और मुझे अकेले छोड़ कर चले जाओगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं तो पोते की हंसी सुनना चाहती हूँ। नीरज ने चिल्लाकर कहा कि उस दिन कह रही थी ना कि मैं आया नहीं बनना चाहती और अब पोते की हंसी सुनना चाहती हो। मन इतना दोगलापन अच्छा नहीं होता। आपको अपना ही पोता संभालने में आया जैसा महसूस हो रहा था तो सोचिए, रीता पूरे दिन मेरी माँ की सेवा करती है, उसे कैसा लगता होगा। वह भी तो खुद को आया समझती होगी, क्योंकि आपका बर्ताव तो इतना गया गुजरा है। बेटे की बात सुनकर वह शर्म से पानी पानी हो गई और तुरंत रसोई में जाकर अपनी बहू रीता से माफ़ी मांगने लगी। बहू मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती से घर टूटने जा रहा है। मैं तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं मानती हूँ, मगर आज मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे एक मौका दे दो। जया जी बहू के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगी तो रीता धीरे से बोली, शर्त यही है कि आपको ठीक से रहना पड़ेगा, वरना मैं नहीं रहूंगी। जया जी तुरंत मान गई और रीता भी शांत हो गई। अब जया जी पोते को गोद में उठाकर
बहुत प्यार करती थी, जिससे रीता को लगने लगा कि अब वह सुधर रही हैं और धीरे धीरे घर में सब ठीक ठाक हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।